हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैंने हाय का फिर से और आखिरी बार आप सब बच्चों का स्वागत करती हूँ आपके मास्टर 30 सीरीज में। तो बच्चों देखते ही देखते हम लोगों का पूरा सिलेबस हो चुका है कंप्लीट। और आज जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट में, आप कुछ एन ग्रेगरी के क्वेश्चंस रह गए थे, वो बुक दैट सेव द अर्थ के क्वेश्चन, द प्रपोजल के क्वेश्चंस और बच्चे आप लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग आज करने वाले हैं। तो बेटा टोटल क्वेश्चंस तो हमारे पास 30 रहेंगे और इन 30 क्वेश्चंस में इन सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर कर देंगे, राइट। तो बच्चे विदाउट एनी फर्दर अडू आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारी आखिरी मास्टर 30 की क्लास को, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे द प्रपोजल चैप्टर, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, कॉम्प्रिहेंशन और फॉर एन ग्रेगरी। अब बच्चे लास्ट का आप लोगों का एक समरी लेक्चर बच रहा है, वो लास्ट समरी लेक्चर बच्चे आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा ऑब्वियसली ऑन टाइम। और अब हम लोग क्या करेंगे भैया, देखेंगे पहला सवाल। पहला सवाल है व्हाट रिक्वेस्ट डिड चुबुकोव थिंक लोमोव वुड मेक। तो सबसे पहले जब लोमोव चुबुकोव के पास आता है तो उसे क्या लगता है कि लोमोव यहां पर आ जाकर क्या रिक्वेस्ट करने वाला है। तो उसको बेसिकली लगता है कि वो यहां पर पैसा मांगने आया होगा और चुबुकोव ने अपने मन के अंदर ही ये चीज डिसाइड कर लिया था कि ही विल नॉट गिव मनी। उसने मन में ही सोच लिया था कि इस बार मैं पैसा नहीं दूंगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ओरिजिनली वो क्या मांगने आया था भैया, वो तो शादी के लिए हाथ मांगने आया था। अगला सवाल, What does Chubukov call? Who does Chubukov call a lovesick cat? चुबुकोव ने किसको बोला था lovesick cat? यानी चुबुकोव ने क्या बोला कि कौन है भैया हमारी lovesick cat? lovesick cat का मतलब होता है कैसी ऐसी बिल्ली जो प्यार के लिए भूखी हो। तो यहाँ पर कौन थी भैया, नटालिया। उनकी डॉटर को, ठीक है, अपनी डॉटर को वो क्या कंसिडर करता है, वो lovesick cat बोलता है। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं। What explanation did Lomov give for his shouting? लोमोव ने अपने चिल्लाने के लिए क्या एक्सप्लेनेशन दी। लोमोव ने क्या बोला, मैं क्यों चिल्ला रहा हूं। लोमोव ने बोला कि देखिए मैं अनफेयरनेस स्टैंड नहीं कर सकता, मैं सब कुछ झेल लूंगा लेकिन मैं झूठ नहीं झेल सकता, इसीलिए आप जो भी बोलेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो चिल्लाऊंगा बिकॉज मुझे आपकी बात गलत लगती है। What was the profession of Stepan Chubukov? Stepan Chubukov क्या थे भैया, तो वो एक लैंड ओनर थे। आप लोग याद रखेंगे, फार्मर नहीं थे, वो लैंड ओनर थे। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इन द सेकेंड इंस्टेंस व्हाट डिड नूडल सजेस्ट दैट द बुक्स वर फॉर। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि भैया शायद से ये किताबें जो है ना ये हमारे खाने के लिए है। अब उसने बोला कि भैया खाने के लिए है, तो ठीक है, पहले बोला गया कि खाने के लिए किताबें हैं। हमारे सबसे पहली बारी में जो थिंक टैंक था उसने बोला ये किताबें किसके लिए हैं, खाने के लिए हैं। लेकिन हमारा सेकंड टाइम पर नूडल बोलता है कि सर मैंने किसी जगह पर पढ़ा था ये किताबें खाने के लिए नहीं, ये किताबें शायद ईयर कम्युनिकेशन के लिए हैं। तो शायद से सर ये जो किताबें हैं इनको अगर हम कान पे लगाएं तो हम कुछ सुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। Which book saved the planet from Martian invasion? किताब का नाम बच्चे क्या था, या वो कौन सी किताब थी जिसने हमारे अर्थ को मार्शियन अटैक से बचा लिया था। तो बच्चे वो थी आपकी नर्सरी राइम्स की मदर गूज, और मदर गूज ने हम लोगों को अटैक होने से, मार्शियन इन्वेजन से बचा लिया था। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। In which what is the sandwich used for on earth according to Noodle? तो यहाँ पर जो नूडल था उसके हिसाब से सैंडविच का, वो सैंडविच यानी किताब उनके लिए सैंडविच थी, वो किस चीज के लिए यूज की जा रही थी, उनके हिसाब से वो कम्युनिकेशन के लिए यूज करी जा रही थी। भले ही वो ईयर कम्युनिकेशन हो या आई कम्युनिकेशन हो, भले ही वो देख कर समझ आए या पढ़ के समझ आए। Who was the ruler of Mars? उस समय पे मार्स का रूलर कौन था। मार्स का रूलर था बच्चे थिंक टैंक, जिसने अपने आप को हम्टी डम्टी से कंपेयर करा था। इसने अपने आप को किससे कंपेयर किया था, इसने अपने आप को हम्टी डम्टी से कंपेयर किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं। अब अच्छा यहां पर आता है आप लोगों के पास आपका कॉम्प्रिहेंशन। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे पहले और उसके बाद हमारे क्वेश्चंस का आंसर देते जाएंगे, ठीक है। तो एक बार कॉम्प्रिहेंशन का पहला सवाल देख ले। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट बीइंग अ राइटर इज दैट, पहले हम सवाल पढ़ेंगे उसके बाद आंसर ढूंढेंगे। वो कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक राइटर बनने के लिए है, यू मस्ट हैव पेन एंड पेपर, यू मस्ट हैव डिग्री इन राइटिंग, यू मस्ट हैव अ पेनफुल हार्ट, या यू मस्ट लर्न टू डेवलप योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो कहती है कि आपके पास पेन पेपर होना चाहिए, आपके पास राइटिंग में डिग्री होनी चाहिए, आपका दिल दुखा हुआ होना चाहिए, या फिर आपके पास अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए। पैराग्राफ देखते हैं। अब वो कहते हैं इफ यू विश टू बी अ राइटर
यू मस्ट लर्न टू डेवलप योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। मिल गया आंसर पहला वाला। वो कहते हैं कि अगर आप एक राइटर बनना चाहते हो तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करना आना चाहिए। आंसर मिल जाता है बड़े आराम से, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे करना है आप लोगों को पैराग्राफ को, पहले सवाल पढ़ेंगे, ऑप्शंस देख लिए, फिर जाओ और ढूंढ लो। पहली लाइन में आंसर मिल गया, पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अगला सवाल देखो, द नैरेटर एडवाइजेस द रीडर टू राइट इन ऑर्डर टू, तो जो नैरेटर है वो रीडर को बोलते हैं टू राइट इन ऑर्डर टू अर्न अ लाइवलीहुड, एनकरेज हम टू बिकम अ राइटर, टू बिकम फेमस अमंग पीपल या टू शो इंटेलिजेंस टू अदर्स। मैंने ऑप्शंस पढ़ लिए, अब मुझे देखना है कि नरेटर ने रीडर को लिखने के लिए क्यों एडवाइस किया। All good writers make us see in a different light। वो कहते हैं जितने भी राइटर्स हैं वो हम जो भी उनकी चीजें पढ़ते हैं वो हमें हर अलग अलग इंसान अलग अलग नजरियों से चीजें दिखाते हैं। You may be writing about same thing as your classmate, but your presentation must reflect your personality and individuality। वो कहते हैं आप हो सकता है सेम टॉपिक पे लिख रहे हो अपने क्लासमेट जैसे, लेकिन आपका लिखने का तरीका जो है वो आपकी पर्सनालिटी और इंडिविजुअलिटी के बारे में बताएगा कि आप कैसे हो। There are so many interesting subjects you can write about in different forms, but here we will try to attempt writing short stories। वो कहते हैं कि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा शॉर्ट स्टोरीज कैसे लिखते हैं। There is a good market for the following types। वो कहते हैं कि ये स्टोरीज के लिए बहुत अच्छी मार्केट है, मतलब बहुत लोग पढ़ते हैं। ह्यूमरस स्टोरीज यानी फनी स्टोरीज, एडवेंचर स्टोरीज, घर घर की कहानियां, मिस्ट्रीज एंड स्टोरीज रिलेटेड टू एनिमल्स एंड स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस, इन सब चीजों पर लोग स्टोरीज पढ़ना पसंद करते हैं। डोंट वरी इफ योर स्टोरी टर्न्स आउट टू बी शॉर्ट, सम ऑफ द बेस्ट स्टोरीज आर क्वाइट शॉर्ट। वो कहते हैं चिंता मत करो, स्टोरी छोटी भी आती है तो छोटी स्टोरियां ही अच्छी होती हैं, बट बी वेरी केयरफुल अबाउट द क्लाइमैक्स। लेकिन अपनी स्टोरी का जो मेन क्लाइमैक्स है वो अच्छा होना चाहिए, एंडिंग अच्छी होनी चाहिए। इट मस्ट बी व्हाट द रीडर फियर्स, वो वही होना चाहिए जिस चीज का रीडर को डर लगता है या जो रीडर मन ही मन चाह रहा था, या द बेस्ट ऑफ ऑल दैट डजंट एक्सपेक्ट, या सबसे बेस्ट है जो उसने सोचा नहीं हो वो करके दिखा दो। सो गेट डाउन टू इट। वो कहते हैं तो इसीलिए सोचो उसके ऊपर, थिंक ऑफ अ प्लॉट, मेक पॉइंट्स ऑन हाउ द स्टोरी विल प्रोग्रेस एंड पेन इट डाउन। वो कहते हैं कहानी सोचो और देखो वो स्टोरी कैसे चलेगी और लिख डालो। तो नैरेटिव एडवाइस क्यों कहते हैं रीड करो, ताकि वो बेसिकली उसकी अपनी इंटेलिजेंस को दिखा सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि आपकी पर्सनालिटी और आपकी इंटेलिजेंस कैसे पता लगती है कि आप कैसे लिखते हो। तो इट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेशन। वो कहते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो एक तरीका होता है, ठीक है, अपने आप को जो एक एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, उसी एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए आप अपना राइटिंग शुरू करो। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखो, मोस्ट पीपल लाइक टू रीड, लोग क्या पढ़ना पसंद करते हैं बेटा? ह्यूमरस स्टोरीज, यानी लोगों को फनी स्टोरीज पढ़ना अच्छा लगता है, एडवेंचरस स्टोरीज पढ़ना अच्छा लगता है। तो ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। उसके अलावा लोगों को मिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है, डोमेस्टिक स्टोरीज पढ़ना अच्छा लगता है, यानी घर घर की कहानियां लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है। अब ऐसे आप लोगों ने पढ़ लिया, आप देखो कितनी स्पीड में आंसर निकल रहे हैं। अगला सवाल, अ सक्सेसफुल राइटर्स प्रेजेंटेशन मस्ट रिफ्लेक्ट, एक सक्सेसफुल राइटर की प्रेजेंटेशन क्या दिखाती है? उसकी पर्सनालिटी और उसकी इंडिविजुअलिटी। ऑप्शन नंबर ए। अब ये लाइन आपको कैसे पता लगेगी? यहां देखो, यहां लिखा हुआ है बट योर प्रेजेंटेशन में रिफ्लेक्ट योर पर्सनालिटी एंड इंडिविजुअलिटी, की आपकी राइटिंग आपकी पर्सनालिटी और इंडिविजुअलिटी को दिखाएगी। और वो वही पूछ रहे हैं कि एक राइटर की जो प्रेजेंटेशन है वो क्या दिखाती है, कि वो इंसान कैसा है और उसकी इंडिविजुअलिटी कैसी है, वो इंसानी तौर पर किस तरीके का इंसान है। तो बेटा पेन इट डाउन, तो कहते हैं पेन इट डाउन का मतलब क्या होता है? पेन इट डाउन मतलब राइट डाउन, किसी भी चीज को लिखना इज कॉल्ड टू पेन इट डाउन। तो बेटा टू राइट इज टू पेन डाउन। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हमारे पास एक और छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन है, इसको भी करते हैं। उसके बाद हमारे प्रपोजल के और एन ग्रेगरी के जो क्वेश्चंस बच रहे थे वो करेंगे। एक बार मैं जस्ट पानी पी लूं फिर करते हैं। या तो बेटा सवाल है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसे एड्स कहा जाता है,
is one of the latest medical tragedies that has become a dominant public health concern. वो कहते हैं एड्स यानी acquired immunodeficiency syndrome, जिसका नाम एड्स है, फुल फॉर्म में बेटा हम इसे HIV एड्स बोलते हैं। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है जो आजकल बहुत ज्यादा डोमिनेंट, बहुत ज्यादा देखने को मिलती है हमें लोगों के अंदर। ये 1981 से पहले में पता भी नहीं था इसमें ऐसा कुछ होता है, एंड आज भी लोगों को इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता। ये डिजीज नहीं है, ठीक है, ये एक बीमारी नहीं है ये, लेकिन ये कंडीशन है जो एक वायरस की वजह से हो सकती है। और कंडीशन का मतलब ये है कि ये चाहे जिंदगी में तो सालों साल आपके शरीर में रहेगी लेकिन आपको कुछ नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही आपके शरीर में एक्टिव हो गई आपकी जिंदगी का टाइम स्पेन सालों से घट जाएगा। मतलब आप जी रहे थे नॉर्मल जिंदगी, लेकिन गलती से भी अगर आपको HIV हो जाता है और अगर आपको HIV के साथ एड्स हो जाता है, लेवल 4 पे पहुंच जाते हो, स्टेज 4 पे पहुंच जाते हो, तो आपकी जिंदगी बेटा कट के मिनिमम लेस देन 1 ईयर रह जाएगी, इतना जी पाओगे, उसके बाद आप मर जाओगे। इसे इट इज कॉज्ड बाय वायरस कॉल्ड HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। It attaches itself to genetic material of the human cell. ये क्या करता है, ये हमारे DNA के साथ जाकर जुड़ जाता है और हमारे DNA को ही इन्फेक्ट कर देता है। तो जिस तरीके से आप एक पेड़ की जड़ को ही साड़ दोगे तो वो पेड़ भी तो मर जाएगा, इंसान के साथ भी वही है। ह्यूमन बॉडी इज इन्फेक्टेड बाय HIV इन 3 ways। HIV 3 तरीके से फैलता है। एक तो बेटा सेक्सुअल रिलेशन विद द इन्फेक्टेड पर्सन, आपके किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं तो आपके अंदर बॉडी में 100% HIV आएगा। दूसरा, अगर आपकी बॉडी में इन्फ्यूज हो जाता है या फिर फॉर एग्जांपल आपने किसी से ब्लड लिया, आपको ब्लड लॉस हो गया शरीर में, आपने किसी से ब्लड लिया, या आपने ऐसे ही मतलब और कोई यही ऑप्शन है ब्लड वाला, तो कि आपने किसी का कोई ब्लड लिया या ब्लड प्रोडक्ट लिया, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, आपने हीमोग्लोबिन ले लिया शरीर में, या किसी भी बाहर के इंसान से, जैसे आप कभी गोलगप्पे खाते हो, मैंने अभी रिसेंटली एक एग्जांपल सुना था, आप लोग गोलगप्पे खाने जाते हो तो वो गोलगप्पे वाले भैया के हाथ में ना यहाँ कट था, ठीक है, ही हैड अ कट हेयर एंड उनके हाथ में ना वो खून रिस रहा था उस चीज से, या कट था वो, और बेसिकली क्या हुआ, वो उसी हाथ से गोलगप्पे बना के लोगों को खिला रहे थे। अब उनको HIV पॉजिटिव थे वो, और वही हुआ क्योंकि अब वो जैसे उनका हाथ पानी में जाता तो वो जो बैक्टीरिया था, जो वायरस था, वो पानी में मिल जाता। तो उन अंकल ने जितने लोगों को गोलगप्पे खिलाए, उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 30 लोगों को गोलगप्पे खिलाए थे और वो 30 के 30 लोग HIV से इन्फेक्ट हो गए। तो HIV कहने को तो छुपी हुई लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है। अगर उनका ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट आपकी बॉडी में जाता है, या फिर आपको HIV मदर से एक न्यूबॉर्न चाइल्ड में HIV चले जाए बिफोर या आफ्टर बर्थ, तो ये 3 तरीके होते हैं HIV फैलने के। एक बार जो इंसान HIV से इन्फेक्ट हो जाता है, उसका इम्यून सिस्टम will be completely destroyed and eventually fall prey to any disease। और पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम बैठ जाएगा, हल्का सा कोल्ड निमोनिया में बदल जाएगा, हल्का सा मतलब तुम्हारी हल्का सा तुम्हें चोट लगी है वो एकदम घाव बन जाएगा, मतलब ऐसा हाल हो जाता है। एड्स का सबसे बुरी बात यह है कोई इलाज नहीं है और कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है जो HIV को प्रिवेंट कर सके। आप बस बचा सकते हो अपने आप को HIV से बचाना और एड्स से बचाने का सिर्फ एक तरीका है, वो है सेफ बिहेवियर इन ऑल द टर्म्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स। यूज ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंज, तभी कहते हैं कि किसी की यूज करी हुई जो सिरिंज होती है, किसी की यूज करी हुई सुई अपने शरीर में नहीं लगवाते। जब भी सुई लगवाने जाओ तो देखो कि वो लोग नई सुई निकालते हैं, लगाने के बाद उस को तोड़ते हैं और डस्टबिन में फेंकते हैं। अगर वो चीज नहीं हो रही है तो आप अपने आप को HIV के रिस्क में डाल रहे हो, ठीक है, बिकॉज यहां से आपकी बॉडी में अगर गलती से भी किसी HIV वाले इंसान का ब्लड चला गया तो आप जिंदगी भर के लिए परेशानी में आ जाओगे और उसके बाद यू नेवर नो कि आपके पास दुनिया में कितना टाइम और है। तो बेटा द लेटेस्ट मेडिकल ट्रेजेडी एड्स अफेक्ट क्या करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। जहां पर बेटा हमारा इम्यून सिस्टम खत्म, वहां इंसान के बचने के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। अगला सवाल, एड्स इज कॉमनली नोन एज अ HIV वायरस। बेटा ये HIV वायरस है, ठीक है, मेरे को इसका फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा बट है। द ओनली वे टू बी अवे फ्रॉम एड्स इज सेफ बिहेवियर, हर चीज में सेफ्टी, ठीक है। आप कह सकते हो कि सेक्सुअल सेफ्टी बहुत जरूरी है। अब मदर में हो गया तो आप ये कर सकते हो कि यू नीड नॉट कंसीव, आप बच्चे नहीं करो, आप उसी चीज से प्रिवेंट कर सकते हो इस चीज को कि वो चीज आगे पास ऑन ना हो। एंड तीसरी चीज है, आप खाना खाने जाते हो ग्लव्स पहनने चाहिए लोगों को, ठीक है। सिरिंज लगवाने जाते हो, वो सिरिंज टूटी हुई होनी चाहिए। ब्लड कभी भी किसी का लो तो चेक करवा के अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवाना, इससे पहले कि आपको कोई बीमारी हो जाए। ऑप्शन नंबर C आपके क्वेश्चन का सही जवाब है।
What should be concerned in the transfusion of blood? बच्चे आप लोगों को यूज ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंज देख के काम करना पड़ेगा कि ऐसी सिरिंज यूज करी जाए, ऐसे इंजेक्शन यूज करे जाएं जो आपकी बॉडी में सिर्फ तभी लगाए जाएं अगर वो बिल्कुल नए हैं, तो पुराने 1 2 3 3 4 4 बार यूज करने वाले इंजेक्शन यूज नहीं करने चाहिए। अब आता है बच्चे हमारा अगला सवाल द प्रपोजल में से, और प्रपोजल में से बेटा सवाल कहता है व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक लोमोव इज हिज नेबर डोनिंग फॉर अ फॉर्मल इवनिंग ड्रेस? आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोमोव ने फॉर्मल इवनिंग ड्रेस पहनी है? तो बेटा यहाँ पर हमारा लोमोव जो है वो एक मिशन पे जा रहा है जो उसके लिए बहुत जरूरी है। तो इट इज अ यूजुअल कस्टम ओवरऑल द वर्ल्ड कि आप एक फॉर्मल ड्रेस पहनो। तो यहाँ पर क्योंकि वो एक अच्छा काम करने जा रहा है तो लोमोव यहाँ पर चुबुकोव के पास आता है इस उम्मीद में कि वो उसकी डॉटर को प्रपोज करेगा। तो वो ऐसा जूता चप्पल बनियान पहनकर तो आ नहीं सकता था, नटालिया को प्रपोज करने आ रहा था, इसीलिए उसने एक फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी एंड उसकी जो ड्रेस थी वो जस्टिफाइड थी कि वो तैयार होकर आया है। क्योंकि एक आप कहते हैं ना कि आप इंसान की प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर उसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करती थी। How do you learn that Chubukov is a hypocrite and he doesn't have any amiable feelings towards Lomov? अब वो कैसे पता लगता है कि चुबुकोव जो है बेसिकली हिंदी में बोला जाए तो वो दोगला है और उसके मन में कोई भी अच्छी फ्रेंडली फीलिंग नहीं थी टुवर्ड्स लोमोव। तो बच्चे वही वाली बात है जब लोमोव आकर उन्हें बोलता है कि मुझे आपसे फेवर चाहिए, तो चुबुकोव एक हिपोक्रेट है और उसके मन में एमिएबल फीलिंग्स नहीं है लोमोव की तरफ। इनफैक्ट वो उसे हेट करता है और उसे सस्पिशन के साथ देखता है, शक के साथ देखता है कि आज ही कहीं फिर मेरे से पैसा मांगने तो नहीं आया। द एक्सटेंट ऑफ चुबुकोव्स हेट्रेड इतना क्लियर हो जाता है प्ले में जब वो अपनी डॉटर को ज्वाइन कर लेता है इन कंडेमिंग, बेसिकली आप कह सकते हो कि इंसल्ट करने में। जब उन्हें इंसल्ट करने की बारी आती है लोमोव को, तो दोनों बाप बेटी जो हैं वो लोमोव और उसकी फैमिली को अब्यूज करने लग जाते हैं। यहाँ पर ये अंकल इतनी भी शर्म नहीं करते कि वो और आदमी जो है वो मेरी बेटी से शादी करने आया है और यहाँ पर मैं उसी की फैमिली को फालतू फालतू बातें सुना रहा हूँ। एंड इस तरीके से द मैन वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, ही वॉज अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल एंड रूड फादर। और पापा जो थे ये बड़े ही रूड थे और ये जो हरकत इन्होंने करी ये बहुत ही गलत थी। How does Natalia react when Lomov falls an armchair out of sheer exhaustion? नटालिया ने कैसा रिएक्ट किया जब लास्ट में लोमोव एक चेयर पर गिर जाता है ड्यू टू ग्रेट, बहुत ज्यादा थकावट की वजह से। नटालिया बहुत ज्यादा वरी हो जाती है और बहुत एंग्जाइटी में आ जाती है जब उसे पता लगता है कि लोमोव आर्म चेयर पर गिर गया है क्योंकि वो थक गया है। बेसिकली उनको ये लगता है कि उन्होंने शायद लोमोव को इतनी बातें सुना दी है कि लोमोव जो है वो मर गया है। शी बिहेव्स इन दिस मैनर बिकॉज शी इज अफ्रेड दैट इफ लोमोव डाइज तो उसकी शादी नहीं हो पाएगी। एंड दिस शोज की हाउ सेल्फिश शी वॉज, क्योंकि यहाँ पर उसको बेटा प्रोस्पेक्टिव मैरिज दिख रही है, उसको ये दिख रहा है कि फ्यूचर में उसकी शादी हो सकती है इस आदमी से। शी वॉज नॉट एट ऑल इन द फेवर ऑफ दैट मैन। तो वो बहुत ही इनकंसिडरेट थी इस बात के ऊपर कि वो लोमोव के बारे में नहीं सोचकर ये सोच रही थी कि अगर लोमोव मर गया तो लोमोव के मरने के बाद मेरे से शादी कौन करेगा। तो इट वॉज वेरी अनकाइंड ऑन हर पार्ट, ये बहुत ही गंदी हरकत थी कि भैया इसको जिंदा करो, मुझे शादी करनी है। और जैसे ही लोमोव उठता है तो पापा जी कहते हैं कि भैया मेरी तरफ से शादी डन है, आप दोनों चाहें तो शादी कर सकते हैं। Why does Chubukov think it is a burden to be father of a grown-up girl? अब वो ऐसा क्यों कहते हैं कि एक ग्रोन अप लड़की का फादर होना एक बर्डन है? अब सवाल है भैया कि चुबुकोव जो थे वो अपनी बेटी को ऐसी ग्रोन अप डॉटर का पापा मानना इतना बुरा क्यों लग रहा था उन्हें? वाई वॉज ही फीलिंग कि भैया ये तो मेरी जिंदगी पर एक बर्डन हो गया है। तो बच्चे चुबुकोव को बेसिकली लगता है कि नटालिया को पालना उनके लिए एक बर्डन है, एक ग्रोन अप डॉटर का फादर होना एक बर्डन है। क्योंकि पहली बात तो आपके लिए ये एक इजी टास्क नहीं है कि आप उसके लिए एक सूटेबल बॉय ढूंढो अपनी लड़की के लिए। दूसरा, चुबुकोव जो थे वो एक वेल्दी लैंडलॉर्ड थे और वो चाहते थे कि उनके पास एक इक्वली वेल्दी ग्रूम हो अपनी डॉटर के लिए, क्योंकि यही ट्रेंड था जो सोसाइटी में चल रहा था। बिसाइड्स नटालिया जो थी वो लड़की भी बड़ी बदतमीज थी, बड़ी छोटे टेम्पर्ड की थी, बहुत जल्दी उसे गुस्सा आ जाता था और ऑलरेडी वो 25 साल की हो चुकी थी। तो यहाँ पर एंड फादर हैज टू, और यहाँ पर जो फादर थे उसको टैंट्रम्स भी फेस करने थे। फेस टैंट्रम्स यानी जो उसके ऐसे नहीं करूंगी वैसे नहीं करूंगी, ये करो जाओ उसको बुलाकर लेकर आओ। मतलब नटालिया जो थी वो अपने पापा को अपने इशारों पर नचाती थी। तो दैट इज वाई उसके फादर कहते हैं कि भैया ऐसी लड़की का फादर होना अपने आप में एक बड़ी ही मुश्किल बात है।
Why was Natalia surprised to see Lomov in the evening dress? नटालिया जो थी वो लोमोव को देखकर इतना ज्यादा सरप्राइज क्यों हो गई? तो बच्चे, लोमोव वाज नटालियाज नेबर एंड शी डिड नॉट एक्सपेक्ट एनी फॉर्मल विजिट फ्रॉम हिम. उनको नहीं पता था कि वैसे तैयार श्यार होकर इनके घर आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल उसे लगता है कि वो किसी बॉल में जा रहा है, बेसिकली किसी डांस पार्टी में जा रहा है, और उस डांस पार्टी के लिए वो इतना तैयार होकर आया है. और वो उसकी तारीफ भी करती है कि तुम बड़े ही सुंदर लग रहे हो इन कपड़ों में, तुम ये तो बताओ कि तुम जा कहाँ रही हो. उसको जब the thought that he had was to come and propose to her did not cross her mind even once. और उसके दिमाग में एक भी बार ये ख्याल नहीं आया कि वो यहाँ पर शायद से उसको प्रपोज करने के लिए आ सकता है. She had not even thought of it. She did not have any romantic feelings for him. So eventually उसने उसको पूछा कि why was he got up like that. तो उसने simply पूछा कि तुम ये बताओ कि तुम इस तरीके से तैयार होकर क्या क्यों आए हो. What could be the possible reason that you are dressed up in such a costume. How does Chubukov react when Lomov tells him the real purpose of the visit? और उसने ऐसा क्यों behave किया? तो बच्चे, अभी तक जो पापा थे वो बड़े इस ख्याल में थे कि पैसा मांगने आया होगा तो मैं नहीं दूंगा. लेकिन जैसे ही लोमोव ये बताता है कि उसका रियल पर्पस यहाँ पर उसकी डॉटर के हैंड को मांगने के लिए है शादी में, तो चुबुकोव बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और वो हग और किस करने लगते हैं लोमोव को, बोलते हुए कि तुम तो मेरे एंजल हो, मेरे बेटे जैसे हो, और रोने लगते हैं कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे. तो वो एकदम से बहुत खुश हो जाती हैं क्योंकि उनकी डॉटर की शादी के लिए एक रिश्ता आता है. He admits कि he is behaving in an idiotic manner. वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं पागल हो गया हूँ तुम्हें ऐसे देखकर. He says लेकिन मेरी बेटी की शादी के लिए कोई रिश्ता आया है तो ऐसा होना मेरे से लाजमी है. He blesses him from the core of his heart. और वो बड़े दिल से उसको शुक्रिया करते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं कि भगवान करे तुम्हारा मेरी बेटी के साथ जोड़ी बनी रहे. और वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जल्दी एंगेज हो जाओ. और वो जाते हैं और नटालिया को बुलाने चले जाते हैं कि भैया तुम्हारे लिए रिश्ता आया है. वो ऐसे बिहेव करते हैं क्योंकि वो अपनी डॉटर की शादी को लेकर, अपनी ग्रोन अप डॉटर जो 25 साल की हो गई है, उसकी शादी को लेकर बहुत खुश हो जाते हैं. ही वॉज वेरी हैप्पी कि ही हैज टू लेट गो ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो बहुत खुश हो जाते हैं कि अब उनके सर के ऊपर से एटलीस्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी बेटी की वो हट जाएगी. बीइंग अ फादर ही इज वेरी कीन कि उनके 25 साल की बेटी जो है उसकी शादी हो जाए. अब वो अपॉर्चुनिटी उनके हाथ में है, तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि चलो भैया मैं जल्दीबाजी में अपनी बेटी की शादी करूं, मेरी शादी हो जाए और मैं फ्री हो जाऊं. हाउ डू लोमोव एंड चुबुकोव इंसल्ट ईच अदर. बहुत जरूरी सवाल कि लोमोव और चुबुकोव ने एक दूसरे की बेइज्जती कैसे करी. तो लोमोव और चुबुकोव दोनों बच्चे एक आर्ग्यूमेंट में आ जाते हैं जब वो लोग ये प्रूव करने लगते हैं कि ऑक्सन मीडोज एक्चुअली है किसका. तो एक एजिटेटेड यानी एंग्री लोमोव चुबुकोव को बोलता है कि आप तो लैंड ग्रैबर हो, आप तो लोगों का जो लैंड होता है उसे हथिया लेते हो. और वो बोलता है कि आप ये जो हरकतें कर रहे हो ना, मैं ये मैटर को कोर्ट में ले जाऊंगा अगर आपकी हरकतें जारी रही तो. इस चीज के रिटेलिएशन में, बेसिकली इस चीज के रिप्लाई के अंदर चुबुकोव उसे कहता है कि तुम तो एक पेटी फॉगर हो, तुम लोगों का तो काम है छोटी छोटी बातों को केस लेके कोर्ट में चले जाना. और लोमोव उन्हें बोलता है कि भैया आप तो मत ही बोलो कि आपके दादाजी ने तो उन्हें एम्बेजलमेंट के लिए ट्राई किया हुआ है. बेसिकली आपके पापा दादाजी को तो जो है क्राइम के लिए ट्राई किया हुआ है कि उन्होंने झूठ बोल दिया था और उन्होंने गवर्नमेंट को अपने अंडर करने की कोशिश करी थी. तो आप तो मत ही बोलो, आपके तो खुद की फैमिली एम्बेजलमेंट के लिए पकड़ी जा चुकी है. तो दोनों एक दूसरे की इतनी बेइज्जती कर रहे थे, बोथ ऑफ देम वर स्पीकिंग अगेंस्ट ईच अदर्स फैमिली. और इस चीज में चुबुकोव को भी भैया अपनी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी. तो चुबुकोव ने भी लोमोव को बोला, लोमोव दैट ही हैड अ लूनेसी. वो कहता है तुम तो वैसे ही बचपन से ही पागल हो, तुम्हारा खानदान भी पागलों का ही खानदान है. और वो लोमोव के दादाजी को एक पियक्कड़ और बोलते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारी तो खुद की आंट जो थी वो खुद एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई, तुम्हारा तो खानदान में लोग खुद भाग जाते हैं, तुम क्या हमारी बेटी से शादी करोगे. एंड देन लोमोव भी चुबुकोव को इंसल्ट करता है बोलकर कि भैया आप तो मत ही बोलो, आपकी तो खुद की कुबड़ निकली हुई थी, इस तरीके से आपकी तो बीवी की कुबड़ थी ऐसी. और चुबुकोव कहता है कि भैया तुम्हारे फादर जो थे वो भी तो एक गैम्बलर थे, वो भी तो सट्टा लगाते थे. और लोमोव जो है वो एक मलिशियस मतलब क्रूअल, बहुत ही गंदा, डबल फेस, बहुत ही दोगला इंट्रूगर है. इंट्रूगर होने का मतलब है बेसिकली इंटरफेयर करने वाला, कि वो लोगों की जिंदगी में इंटरफेयर करता है. और उसे स्केयरक्रो वगैरह बोलकर, टर्निप घोस्ट बोलकर उसको वहां से भगा दिया गया. मतलब बड़ी सारी बेइज्जती करके दोनों ने एक दूसरे को भगा दिया. और इस तरीके से ये चैप्टर में बड़ा ही कलेश होता है इनका. अब आता है बच्चे एन ग्रेगरी का सवाल. What does the young man mean by great honey colored ramparts?
एट योर ईयर, और उसने यंग मैन को थ्रोन इनटू डिस्पेयर क्यों बोला गया है? तो बच्चे पोम के अंदर हम लोगों ने देखा था कि एन ग्रेगरी जो है उसकी वो चाहती थी कि उसको कोई ऐसा इंसान मिले जो उसको दिल के लिए प्यार करे लेकिन शक्ल के लिए नहीं। तो यंग मैन जो था इन द पोम दैट प्रेजेस द ग्रेट हनी कलर्ड हेयर रैम्पैट्स एट एन्स ईयर, वो उसके ब्यूटीफुल येलो बालों को रेफर करता है जो बहुत ही सुंदर तरीके से उसके कानों के ऊपर आते हैं, जिस तरीके से एक वॉल एक टाउन को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाल इतने अट्रैक्टिव है कि कोई भी आदमी उसके बालों से प्यार में गिर सकता है। दे आर थ्रोन इनटू डिस्पेयर, लेकिन जब वो एन अपने बालों को चेंज करती है, जब अपने बालों के कलर को चेंज करती है, तो वो लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे क्योंकि उनके जो प्यार था वो तो सिर्फ उसके बालों के लिए था। बिकॉज दे आर एनचैंटेड बाय, मतलब आप कह सकते हो कि वो इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं उसके बालों से कि उसके बाल किस तरीके से सुंदर हैं। शी इज सो प्रिटी कि हर इंसान जो है वो उसे पाना चाहता है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो दे आर थ्रोन इनटू डिस्पेयर कि अब ये किसकी होगी। What color is the young woman's hair and why says she can change it to? What would she why would she want to do so? तो एन के जो बाल थे बच्चे वो येलो कलर के थे, बिल्कुल हनी जैसा कलर था उनके बालों का। शी सेज कि वो अपने बालों को किसी भी और कलर में रंग सकती है, जैसे ब्लैक, ब्राउन, कैरेट कलर, विच मीन्स कि वो अपने बालों को और किसी भी कलर में चेंज कर सकती है जिसमें भी वो चाहे। तो यानी उसके बाल उसकी मर्जी, वो जो चाहे करे। She says so that the outer beauty can be changed anytime, और वो इस चीज से ये दिखाना चाहती थी कि इंसान की बाहरी सुंदरता को तो आप कभी भी चेंज कर सकते हो क्योंकि वो ना तो रियल है ना परमानेंट है। अगर आप चाहते हो यंग मैन आपको देखे तो वो डीपली आपके सोल के लिए आपके पास आए, बेसिकली आपके नेचर के लिए आपके पास आए, आपके बिहेवियर के लिए आपके पास आए, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट रियली मैटर इन टुडेज वर्ल्ड। एंड ही वॉन्ट्स देम टू बी लव्ड एंड अप्रिशिएट हर फॉर हर इनर ब्यूटी, और वो चाहती है कि लोग उसको उसकी इनर ब्यूटी के लिए प्यार करें रादर देन हर एक्सटर्नल सुपरफिशियल अपीयरेंस, रादर देन उसको प्यार करना है इस चीज के ऊपर कि उसकी सुपरफिशियल बेसिकली उसकी टेम्पररी अपीयरेंस कैसी है, क्योंकि ये सारी चीजें तो बच्चे एक टाइम के बाद हट जाएंगी। वही बात है ना कि गोरे रंग पे ना इतना घुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में छट जाएगा। ये चीजें टेम्पररी हैं, ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाली हैं। अब वो कहते हैं ऑब्जेक्ट में किसी किसी चीज में ऐसी ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो हमारे लिए वो उसे डिजायरेबल बनाती है कि ये हमें चाहिए। तो वो कहते हैं क्या ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, कार, फोन, ड्रेस, जो आपको किसी चीज को डिजायरेबल बना सकते हैं? मानो कि आप कोई ऑब्जेक्ट बेचना चाहते हो तो आप किस चीज पर फोकस करोगे? तो बेटा ये बात सच है कि इंसान के जो एक्सटर्नल लुक्स होते हैं उसकी कुछ तो वैल्यू होती है, जरूर होती है, बट अल्टीमेटली जो उसका इनर वर्थ होता है ना वो किसी भी चीज की असली कीमत पहचानता है। इट इज ट्रू इन केस ऑफ मटेरियल थिंग्स ऑल्सो एंड इट इज ट्रू इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट बेचना है तो मुझे उसकी ड्यूरेबिलिटी पे, सिर्फ शक्ल की सुंदर है अच्छी बात है लेकिन घर जाते ही टूट जाएगा, ऐसे खिलौने का क्या फायदा? तो उसकी ड्यूरेबिलिटी पे, वो कितना कायम टाइम काम करेगा, उसकी वर्केबिलिटी पर वो कितना काम कर सकता है। और आप भले ही आप ये कह लो कि वो चीज महंगी है थोड़ी सी, मैं कहती हूँ मैं जो सामान बेच रही हूँ वो महंगा है, ठीक है, वैसे मैं ये मानती हूँ कि जो इंसान मेरी जिंदगी में है शायद से वो शक्ल का उतना सुंदर नहीं हो, लेकिन तुम उसको जैसे दिल ढूंढ के दिखाओ, आज के समय में लाओ, देखते हैं हम भी। तो उसी चीज की बात यहाँ पर की जा रही है। What about people? Do we love each others because we like their qualities, whether physical or mental? तो बच्चे in any case हम किसी इंसान को प्यार अगर करते हैं और करना चाहिए तो उसकी क्वालिटीज के लिए करना चाहिए। Relations and affections do count in our likings. अगर हमें कोई इंसान अच्छा लगता है तो वो हमारे लाइकिंग्स को देखता है, लेकिन अल्टीमेटली इट इज ऑल इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। लेकिन आप कह सकते हो कि अगर अल्टीमेटली आप कोई चीज देखते हो तो शक्ल, अकल, धकल, दिमाग सब देखते हो, जो काउंट करता है वो इंसान की फिजिकल, मेंटल, मॉरल एज वेल एज उसकी स्पिरिचुअल क्वालिटीज की इंसान दिल से कैसा है। ओवरऑल आप उस इंसान को जज करते हो सिर्फ शक्ल पे नहीं। वही वाली बात है ना कि तू खूबसूरत तो है मगर लेकिन दिल लगाने के लायक नहीं है, कि शक्ल का क्या कर लोगे भाई तुम। We never love a person for himself alone. We love him as a friend, as a relative or as a man of high qualities. कि भैया ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई बहन है, या फिर इसमें ये क्वालिटीज है, मतलब कहीं ना कहीं मैं उसको आउटर अपीयरेंस से ही जज करती हूँ। लव इज नेवर इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर थिंग्स। प्यार कभी भी इन सब चीजों से हटके नहीं होता। ओनली गॉड कैन लव अस फॉर आवरसेल्व्स बिकॉज ही वांट्स नथिंग फ्रॉम अस इन रिटर्न। वो कहते हैं सिर्फ भगवान हमें निस्वार्थ भाव से प्यार कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी और से प्यार करते हैं तो शायद उससे हम अफेक्शन मांगते हैं, अटेंशन मांगते हैं, ट्रस्ट मांगते हैं, लेकिन भगवान ही ऐसी चीज है जो हमसे कुछ नहीं मांगते अगर हम उन्हें प्यार करते हैं, और भगवान भी हमें प्यार करते हैं बिकॉज इन रिटर्न उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए। अब वो कहते हैं कि अगर आपने कंक्लूड कर ही लिया है कि लोग ऑब्जेक्ट नहीं है एंड उनको उनकी क्वालिटीज और रिचेस के लिए नापने से अच्छा उनको उनके दिल के लिए नापो, बट
वेयर जो हमारे यीट्स हैं वो एक क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ कैन वी सेपरेट द डांसर फ्रॉम द डांस, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, क्या आप डांसर को डांस से जुदा कर सकते हो? नहीं ना, तो इंसान की शक्ल को उससे अलग कैसे कर सकते हो? ठीक है, how will the person look, sounds and walks and so on, think of you or a friend member of your family has changed over the years, has a relationship also changed, in what way? तो ये वही वाली बात है कि जिस तरीके से आप लोग अपने माँ बाप को नहीं भूलते, राइट, आप जिस तरीके से माँ बाप को नहीं भूलते, माँ बाप बूढ़े हो गए, माँ बाप की शक्ल बदल गई, उनके बाल सफेद हो गए, दांत टूट गए, सब कुछ हो गया, लेकिन हम उन्हें पसंद करना तो नहीं भूलते ना। तो वही चीज जिंदगी में हम लोगों में क्यों नहीं अप्लाई करते? व्हाई इज दैट नॉट अप्लाई टू द पीपल अराउंड अस? ही सेज यस वी कैन नॉट कंपार्टमेंटलाइज अ पर्सन, बेसिकली आप उन्हें डिवाइड नहीं कर सकते कि भैया इसके बाल अच्छे, इसकी शक्ल अच्छी, तो इसलिए मैं इसका दोस्त बनूंगा। We always look at him or her as a whole, हमारे लिए वो इंसान एक पूरा इंसान है जिनको हम देखते हैं। We can't say कि हमें उसका डांस अच्छा लगता है लेकिन हमें उसका वो डांसर है ये हमें अच्छा नहीं लगता। We love a person because we like his or her looks and also the qualities that he or she has। हम इंसान को पसंद करते हैं उसकी शक्ल के लिए, उसकी अकल के लिए। एक रिलेशनशिप नेचुरली चेंज कर जाता है अगर हम उसमें एक चेंज नोटिस करने लगते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चे जब आप किसी इंसान में चेंज नोटिस करने लगते हो उसकी फिजिकल अपीयरेंस के अंदर, और उसके हिसाब से अगर आपका प्यार उस इंसान के लिए चेंज होने लगता है, सो दैट इज नॉट रियल लव। लव इज अ मेनी साइडेड थिंग एंड आप उसे डाइसेक्ट नहीं कर सकते, बेसिकली आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते कि नहीं भैया मैं तो इंसान को शक्ल के लिए ही प्यार करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं चलता। इफ यू लव अ पर्सन यू लव हिम कंप्लीटली एंड इफ यू डू नॉट देन यू डू नॉट। एंड इसी के साथ बच्चे वी आर एट द एंड ऑफ टुडेज सिलेबस एंड द सिलेबस ऑफ योर एंटायर एग्जाम्स, एंड इसी के साथ बच्चे लेक्चर हो जाता है यहीं पे खत्म। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है बच्चों तो आप लोग मुझे यहाँ पर डाउट्स जो है वो लोग आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं ताकि आप लोगों के डाउट्स का निवारण कर दिया जाए। और इसी के साथ बच्चे हमारी फाइनल क्लास हो जाती है यहीं पे खत्म। मेरी तरफ से आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट, और आप लोगों के लिए बच्चे ये क्वेश्चंस मोर देन सफिशिएंट रहेंगे एग्जाम्स के लिए। आप लोग इनसे पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए और मुझे एग्जाम खत्म होने के बाद बताइए आप लोगों की सीरीज आप लोगों को कितना फायदा देती है। ठीक है भाई, तो इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग अपनी पढ़ाई इंजॉय कीजिए, खूब बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, अच्छे नंबर लाइए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। और इसी के साथ बच्चे फाइनली हमारा मास्टर 30 यहीं पर खत्म होता है। बाय बाय एवरीवन।